हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन का चाचा था और उसका ससुर भी था, अलाउद्दीन ने किस तरह से उसकी हत्या करके और गद्दी पे स्वयं को शासक घोषित करता है। अच्छा, इसके पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके और दोस्तों को भी फायदा मिलता रहे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास था और जलालुद्दीन खिलजी के समय में जब मलिक छज्जू ने 1290 में विद्रोह किया था जलालुद्दीन के खिलाफ, तो अलाउद्दीन की बहुत बड़ी भूमिका थी उस आंदोलन को दबाने में। इससे शासक जलालुद्दीन बहुत प्रसन्न हुआ और इसे कड़ा और मानिकपुर की जमींदारी दी, सूबेदारी दी और मलिक आरिज ममालिक का पद प्रदान करता है। कड़ा और मानिकपुर भी एक महत्वपूर्ण सूबा हुआ करता था। अच्छा, इसको प्रदान करता है। अलाउद्दीन के बारे में पिछले 2017 में और 2019 में अलाउद्दीन से मेंस प्रश्न आया, पीसीएस मेंस में, और 2017 में प्रश्न आया कि वो सैनिक सुधार और विवेचना, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार और विवेचना ये 2019 में बना है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का विवरण दीजिए, ये 2017 में बना है। तो आज हम लोग उसके विजयों की समीक्षा करेंगे कि उसने कौन कौन से विजय प्राप्त की, और उसके अलावा कुछ प्रीलिम्स के विकल्प हमने रखे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में पढ़ लेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं इसके विजयों का विवरण, जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के विजय उसने की थी। एक तरफ से हम शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा की हत्या करके कड़ा में ही उसकी हत्या करता है, और कहा जाता है कि वो भाले पे उसका सर लेके और पूरे कड़ा में घुमा। इससे वो ये दिखाना चाहता था कि जनता में भय व्याप्त हो, डरे लोग उससे। तो जो डर के उसके पक्ष में हो गए उनको डरा के, और जो उसके बाद भी नहीं हुए उनको बलपूर्वक उनकी हत्या करके, उनको गिरफ्तार करा के उसने अपने सत्ता को स्थापित किया, अपनी सत्ता को मनवाया लोगों के मन में। उसके थे कुछ लोगों को पैसे देके, जो देवगिरी से वो लूट की जो धन लाया था उससे कुछ लोगों को वो धन देके भी संतुष्ट करता है। अच्छा, लेकिन जो लोग धन से मान गए, 2-3 साल बाद जब अलाउद्दीन की सत्ता अस्थायी हो जाती है, तो उन लोगों को दंडित करता है जो पैसे लेके उसकी तरफ मिले थे। तो कहीं कहीं अच्छा, जो राजभक्त थे, जो जलालुद्दीन के पक्ष में थे, उनको उस समय तो कैद करवा दिया था, लेकिन बाद में उनको निकाल के और अच्छे अच्छे पद देता है। इसकी उपाधियां, जिसके बारे में उसने कई सारी उपाधि धारण की। जब वो गद्दी पे बैठता है तो यामीन उल खिलाफत, नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करता है। अपने आप को खलीफा का नायब घोषित करता है। वो खलीफा का नायब अपने आप को घोषित करता है, लेकिन कभी भी अपनी सत्ता में, अपने प्रशासन में, अपने शासन में वो खलीफा के नाम का इस्तेमाल नहीं करता और न उनकी बातें मानता। वो हमेशा अपने प्रशासन में नियुक्ति के लिए हमेशा योग्यता को प्रश्न देता है, योग्यता का मापदंड के हिसाब से वो लोगों की नियुक्ति करता है। उसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, या सिकंदर शानी की उपाधि उसने धारण की। कहा जाता है कि अपनी विजयों से वो इतना प्रभावित हुआ या अपने आप को इतना अभिमान में लाने लगा कि वो अपने आप को सिकंदर की तरह विश्व विजेता करने की इच्छा उसमें जग गई। और वो कहता है कि जैसे सिकंदर ने विश्व विजय किया, वैसे मैं भी विश्व विजय करूंगा। मेरे पास एक 4 खान है, जिसका खान की चर्चा हम लोग करेंगे आगे। उसके 4 खान, उलूग खान, नुसरत खान, जफर खान और अलग खान। कहता है कि मेरे पास 4 खान हैं जो विश्व विजय में मेरा सहयोग करेंगे। उसके अलावा कहा जाता है कि उसके मन में एक नए धर्म के प्रचार की भी बात आई। वो कहता है कि जैसे मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार किया, इस्लाम को स्थापित किया, वैसे मैं भी चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि मैं एक नया धर्म बनाऊं। लेकिन
बाद में वो अपनी कमियों अपनी गलतियों को समझ जाता है और तो फिर मुगिशुद्दीन से सलाह पे मुगिशुद्दीन उसको सलाह देता है कि देखिए सिकंदर विश्व विजय किया क्योंकि उसके पास एक अरस्तु उसका गुरु था जो उस समय की दुनिया के बारे में जानता था, और आपका यह ख्वाब है इसलिए अभी अमल में नहीं लाया सकता और आप इस पर विचार न करें। बाद में वो इन विचारों से मुक्त हो जाता है। खजाइनुल फुतूह जो अमीर खुसरो की पुस्तक है, उसमें अमीर खुसरो अलाउद्दीन की उपाधि कहता है कि वह विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा नामक विभिन्न तरह की उपाधियां वो धारण करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगला तथ्य प्रश्न ये पूछा जाता है कि उसका राज्यारोहण कहाँ हुआ, तो दिल्ली के बलबन के लाल महल में वो अपना राज्यारोहण कराता है। अमीर खुसरो और इसामी उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है तो भाग्यवादी कौन कहता है, तो भाग्यवादी उसको अमीर खुसरो और तत्कालीन लेखक इसामी उसको एक भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय से, अलाउद्दीन खिलजी के काल से सल्तनत के में साम्राज्यवादी युग की शुरुआत होती है। साम्राज्यवादी अर्थात अन्य राज्यों को पे आक्रमण करना, उनमें अपने में सम्मिलित करना, उन पे से धन लूटना, ये सारी प्रक्रिया अलाउद्दीन के समय से शुरू होती है। मैंने आपको बताया था कि उसके 4 खान थे, इन चारों खानों का नाम कम से कम 10 बार परीक्षा के प्रीलिम्स में आया है। तो आप लोगों को ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको याद कर लेना है। उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और अलब खां, ये उसके 4 खान थे। अब हम इसके अभियानों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू होता है 1297 में गुजरात का अभियान करता है। 1297 में गुजरात का अभियान करता है और गुजरात, वहां की राजधानी अनिलवाड़ा थी। गुजरात यहाँ की राजधानी अनिलवाड़ा थी और वहां का शासक कर्ण द्वितीय था उस समय। कर्ण द्वितीय था और इस पे आक्रमण करता है और उसकी ये बाद में भाग के देवगिरी रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेता है और इनकी पत्नी कमला देवी को बंदी बना लिया जाता है और कमला देवी को बंदी बना के दिल्ली ले आया जाता है और बाद में अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह कर लेता है। कमला देवी अलाउद्दीन की पत्नी बन जाती हैं। अच्छा, रायकर्ण द्वितीय और उसकी पुत्री देवल देवी, ये दोनों भाग के देवगिरी में शरण लेते हैं, देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ। अच्छा, इसी अभियान में 1297 के गुजरात के अभियान में मलिक काफूर जो कि एक हिंदू हिजड़ा था, पुंसक था, वो उसको मिलता है और उसको 1000 दिनार में खरीदा जाता है और बाद में उसको अलाउद्दीन को समर्पित किया जाता है। बाद में मलिक काफूर का बहुत बड़ा योगदान होता है दक्षिण भारत के विजय में, आगे इसको पढ़ेंगे। अच्छा, गुजरात के आक्रमण में वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है जिसे कुमारपाल ने जीर्णोद्धार कराया था। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गजनवी अपने 17वें आक्रमण में किस तरह से सोमनाथ मंदिर को लूटता है और उस मंदिर को लूटने के पश्चात कुमारपाल ने उसको बनवा दिया था, ठीक करा दिया था। लेकिन अलाउद्दीन द्वारा भेजे गए नुसरत खां और जो उनके सैनिक थे वो दोबारा सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। उसका अगला अभियान 1299 में रणथंभौर पे होता है। रणथंभौर राजपूतों का की एरिया थी, रणथंभौर पे होता है। वहां का शासक हमीर देव था। अच्छा, कारण ये था कि 9 मुसलमानों को संरक्षण देना। कहा जाता है कि जब गुजरात से विजय करके सैनिक दिल्ली जा रहे थे तो उस समय जो 9 मुसलमान थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे मंगोल जो थे वो मुगलपुर में, दिल्ली के निकट मुगलपुर में अपने आप को 4000 मुसलमानों के साथ वहां बस जाते हैं, जिनको नवीन मुसलमान कहा जाता है। तो वो इस अभियान में का हिस्सा बने रहते हैं और किसी कारण से जाते हुए उनमें विद्रोह हो जाता है और दोबारा विद्रोह हो जाता है और वो अपने ही सेना को मारने लगते हैं। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले किसी सैनिक की गलती या किसी भी गलती के लिए उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था। पहली बार ऐसी परंपरा शुरू हुई कि नवीन मुसलमान अर्थात मंगोलों के विद्रोह
विद्रोह किए और वो भाग गए वहां से। लेकिन इस उनकी गलती के लिए उनकी पत्नी और बच्चों को, दिल्ली में जो बचे हुए थे उनकी पत्नी और बच्चों को दंडित किया गया और सबको मृत्युदंड दे दिया गया। यह एक बहुत खराब प्रथा शुरू हुई उस समय से। अच्छा, इस रणथंभौर की विजय में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि इसका चारों खान में से एक नुसरत खां बड़ी बहादुर था, उसकी मृत्यु हो जाती है और उलूग खां भी पराजित हो जाता है। हमीर देव एकाएक उलूग खां पे आक्रमण करता है और उलूग खां भी पराजित हो जाता है। 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं इसका नेतृत्व करता है। जब ये दोनों पराजित हो जाते हैं तो 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना का नेतृत्व करता है और वहां एक किलेदार था रणमल को प्रलोभन देके अपनी तरफ मिला लेता है और धोखे से फिर वो 1301 में किले पे कब्जा कर लेता है और हमीर देव लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था, इसीलिए अपनी पुस्तक में जो लिखता है अमीर खुसरो एकदम आंखों देखी लिखता है। इसके अगला अभियान 1303 में चित्तौड़ पे हुआ। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी और यहाँ के शासक राजा रतन सिंह थे। राजा रतन सिंह बाद में चित्तौड़ पे अलाउद्दीन कब्जा कर लेता है और चित्तौड़ का नाम वो अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद रखता है और इस अभियान में भी अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ साथ रहता है। अच्छा, यही रानी पद्मिनी की कहानी आती है। रानी पद्मिनी की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, जिसको उन्होंने 1504 ईस्वी में लिखा है। एक काव्य खंड है। पद्मावत में सबसे पहली बार, उसके पहले तत्कालीन इतिहासकार, किसी इतिहासकार ने पद्मिनी की कहानी नहीं बताई है, लेकिन 1504 में सबसे पहले पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी चर्चा करते हैं कि वो राजा रतन सिंह की पत्नी जो पद्मिनी थी वो बड़ी खूबसूरत थी और आक्रमण का एक कारण उसको प्राप्त करना था, जो धोखे से प्राप्त करता है। क्या सत्य है, अभी इतिहासकारों में इसको लेके मतभेद है। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अलाउद्दीन के बारे में जो कई बार पूछा गया है कि जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ये कहां इसका वर्णन है? जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कई बार ये पूछा गया है। इसके बाद 1305 में वो मालवा पे आक्रमण करता है। 1305 में वो इस क्षेत्र को मालवा को जीतता है। मालवा का शासक महलक देव था और वहां का बहुत ही योग्य सेनापति हरनंद था। बाद में हरनंद युद्ध में मारा जाता है। अच्छा, उसके बाद मालवा के मतलब बगल में उज्जैन, धार और चंदेरी को भी जीतता है और उसको अलाउद्दीन लूटता हुआ दिल्ली जाता है। मालवा के बाद 1308 में सिवाना, यहाँ का शासक शीतल देव थे, इनको भी पराजित करता है और इनके राज्य को जीत लेता है। इसके पश्चात 1311 में जालौर, यहाँ चौहान वंशीय शासक कान्हा देव का शासन था। कान्हा देव, जिनको कृष्णदेव तृतीय भी कहते थे, कृष्णदेव तृतीय उनका नाम था, उनका शासक था। ये जो जालौर का उसका अभियान था, या जालौर की जो विजय थी वो उत्तर भारत की अंतिम अभियान था। इसके बाद उसने कोई अभियान उत्तर भारत में नहीं किया। इस तरह से आप देखेंगे कि गुजरात को जीत लिया था, मालवा को जीत लिया था और लगभग उत्तर भारत में मेवाड़ और रणथंभौर, इन दोनों को जीत लेता है। इसके पश्चात वो कॉन्सेंट्रेट होता है दक्षिण भारत में। अब तक उसकी उत्तर भारत की विजय कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ वो दक्षिण भारत पे भी अभियान के बारे में सोचता है। अच्छा, अभियान उसके बाद दक्षिण भारत हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में पहले आप मैप को समझ लें, क्योंकि मैप हिस्ट्री में चाहे ज्योग्राफी में जब भी आप अध्ययन करें तो मैप अवश्य रखें, क्योंकि वास्तव में एग्जाम में मैप ही ध्यान में रहता है। सारी चीजें तो भूल जाती हैं, कुछ चीजें याद रहती हैं, लेकिन अगर हमारे दिमाग में मैप याद है तो निश्चित रूप से हमें सारे तथ्य फिर रिकॉल हो जाएंगे। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं। ये गुजरात का क्षेत्र था, यहां से वो मालवा को जीतता है। अच्छा, मालवा इसलिए जीतता है कि वो दिल्ली से जो भी मतलब मालवा को दक्षिण के राज्यों में प्रवेश द्वार कहा जाता था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का या मुस्लिम पहला शासक था जो विंध्याचल पर्वत को पार करता है।
उसके पहले किसी ने विंध्याचल पर्वत को पार नहीं किया था। और सबसे अगर प्रश्न ये बनता है कि कौन सा शासक था जिसके समय में दक्षिण भारत में सबसे पहला अभियान हुआ, तो वो तो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका चाचा। लेकिन वास्तव में उस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन ने ही किया था जब वो कड़ामानिकपुर का सूबेदार था, ठीक। लेकिन अस्थायी रूप से विजय जो कहते हैं, विजय मतलब अपने राज्य में नहीं मिलाना, उसके और धन लूटने के उद्देश्य ही किया। लेकिन अलाउद्दीन के समय से दक्षिण भारत के राज्यों पे आक्रमण शुरू हो जाता है। मारवा है, मारवा के बाद यहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र में यादव वंशीय शासक रामचंद्र देव का शासन था, और जिसकी मतलब देवगिरी थी और यहाँ की राजधानी थी। और इस क्षेत्र में तेलंगाना राज्य था, तेलंगाना राज्य की राजधानी वारंगल थी, और यहाँ काकतीय वंश का शासन था, और काकतीय वंश में उस समय का शासक प्रताप रुद्रदेव थे। ये कर्नाटक का जो वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र है उसको होयसल कहा जाता था, और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। आप लोग याद रखेंगे द्वार समुद्र। यहाँ वीर बल्लाल तृतीय अलाउद्दीन के समय में शासक हुआ करते थे। और यहाँ पांड्य राज्य है जो वर्तमान तमिलनाडु का क्षेत्र है। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी, और उस समय यहाँ दो भाई वीर पांड्य और सुंदर पांड्य में सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था, गद्दी के लिए संघर्ष हो रहा था। इन सारे राज्यों में तत्कालीन राजा और उसकी राजधानी कई बार पूछा गया है, तो मैप को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। और आगे हम लोग जो हमारा जो लेक्चर होगा इसी पे बेस्ड होगा। शुरू करते हैं दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण अभियानों का एकमात्र स्रोत खजाइन-उल-फुतूह है। अमीर खुसरो की पुस्तक मैंने बताई थी, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन-उल-फुतूह ही दक्षिण भारतीय विजयों का एकमात्र स्रोत है, जिसमें इसमें ही दक्षिण भारत के राज्यों के जीतने की चर्चा की गई है। तो 1296 में एक बार अलाउद्दीन देवगिरी पे आक्रमण करता है जब वो कड़ामानिकपुर का सूबेदार था, और दूसरी बार 1307 और 1308 देवगिरी बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। वास्तव में गुजरात का और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, आज भी बहुत रिच है। उस समय भी बहुत जो समुद्री तट थे वो बहुत रिच हुआ करते थे, व्यापार व्यवसाय की वजह से बहुत धनी हुआ करते थे। तो यहाँ से वो इतना अधिक धन लेके कड़ामानिकपुर गया था कि लोगों को संतुष्ट करने के लिए वो खुले हाथ से उसने धन लुटाया। तो वो देवगिरी की समृद्धि से जान जलता था, और वो दोबारा अपने आप को, जब उसे अपने सेना को स्ट्रांग करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ी, तो दोबारा उसने 1307 और 1308 में देवगिरी पे अभियान करता है। अच्छा, एक और विशेषता थी दक्षिण भारतीय सारे राज्यों के अभियान की, कि इसका नेतृत्व मलिक काफूर करता है। मलिक काफूर के नेतृत्व में ही ये सारे अभियान किए जाते हैं। 1308 में देवगिरी पे आक्रमण करता है देवगिरी, और यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव बहुत प्रतिरोध नहीं करते हैं, और कहा जाता है कि वो स्वयं राजधानी से आगे बढ़ के मलिक काफूर का स्वागत करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अच्छा, कारण बताया जाता है कि जब 96 में इसने 1296 में जीता था अलाउद्दीन, तो रामचंद्र देव ने ये वादा किया था कि एलिसपुर का राजस्व वो निरंतर दिल्ली को पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कुछ वर्षों से वो नहीं पहुंचा रहे थे, जिसके लिए एक कारण बना देवगिरी पे आक्रमण का। अच्छा, देवगिरी पे रामचंद्र देव पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद कहा जाता है कि फरिश्ता कहता है कि सुल्तान द्वारा ये स्पष्ट आदेश था कि शासक को और शासक के घर वालों को, शासक के परिवार वालों को, उनके वंशजों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, और बड़े सम्मान के साथ इनको पूरे परिवार सहित दिल्ली ले जाया जाता है, और दिल्ली ले जाके 6 महीने इनका आतिथ्य किया जाता है। कहा जाता है वह दिल्ली के जब राजमहल में घुसे तो प्रवेश किए तो उन पे मोतियों की बरसात कराई गई, और उनका 6 महीने तक इतना बढ़िया स्वागत हुआ कि लोग ये नहीं जान पाए कि सुल्तान में और राजा में, मतलब जीते हुए में और हारे हुए में कोई अंतर है। अच्छा, इस बात से बहुत राजा रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए।
रामचंद्र देव बहुत खुश हुए और खुश होके वो आए। 6 महीने बाद इनको भेज देता है और उसके वापस करने के बदले 1 लाख सोने का टंका भी साथ में देता है। 1 लाख सोने का टंका और गुजरात का नवसारी जिला भी इनके राज्य में सम्मिलित कर देता है। अब ये सोचने वाला प्रश्न है कि अलाउद्दीन ने ऐसा क्यों किया। वास्तव में अलाउद्दीन दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतने के लिए एक मित्र की आवश्यकता थी। वो चाहता था कि जब मैं उनको बहुत बढ़िया से उनका वेलकम करूंगा, उनका स्वागत करूंगा, तो कहीं न कहीं अगले अभियान, अगले राज्यों को जीतने में रामचंद्र देव मेरी मदद करेंगे और मित्रता निभाएंगे। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। तो 1 लाख सोने का टंका और गुजरात का नवसारी जिला दिया और उनको राय रायन की उपाधि भी देता है और एक स्वर्ण छत्र भेंट करता है और मित्र बना के दोबारा इनका राज्य वापस कर देता है। ठीक 1 साल बाद 1309 से 1310 में अब चूंकि रामचंद्र देव का राज्य इनका मित्र राज्य हो गया है, तो वो मालवा के रास्ते पहले देवगिरी आते हैं, मलिक काफूर, और यहाँ अपने घोड़े को, अपने सेनाओं को रसद देते हैं और खाद्यान्न देते हैं, सारी चीजें देके अपने आप को व्यवस्थित करते हैं और करके दोबारा वारंगल पे आक्रमण करते हैं। वारंगल राजधानी थी तेलंगाना राज्य की। तो काकतीय वंश पे आक्रमण करते हैं और वहां का शासक प्रतापरुद्र देव था। प्रतापरुद्र देव भी अपना पूरा राजकोष समर्पित कर देते हैं, सारा राजकोष दे देते हैं और कहा जाता है कोहिनूर हीरा इसी समय, जो कि गोलकुंडा के खान से मिला था, सबसे पहली बार कोहिनूर हीरा का विवरण मिलता है। और कोहिनूर हीरा प्रतापरुद्र देव, जो कि वारंगल के उस समय राजा हुआ करते थे, कोहिनूर हीरा इन्होंने मलिक काफूर को भेंट किया और मलिक काफूर ये हीरा अलाउद्दीन को देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अपनी स्वर्ण मूर्ति बना के, जिसके गले में एक सोने की जंजीर डाल के वो मलिक काफूर के सामने समर्पण करते हैं और मलिक काफूर उनसे संधि कर लेता है और संधि करके इनके राजकोष और सेना के हाथी या घोड़े जितने मतलब उसको मिल सकते थे मिले के और वो दोबारा दिल्ली चला जाता है। तो इनसे भी बड़े मित्रतापूर्ण संबंध निभाता है वो और इनके राजवंश को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। इसके पश्चात 1310 में होयसल राज्य पे आक्रमण करता है। 1310 में होयसल राज्य पे आक्रमण करता है, जहाँ की जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। वीर बल्लाल तृतीय इस अभियान में रामचंद्र देव के सेनापति थे परशुराम दलावी। पहले वो देवगिरी आता है और देवगिरी आने के बाद परशुराम दलावी जो सेनापति थे रामचंद्र देव के, इसके रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ साथ जाते हैं मलिक काफूर के और मलिक काफूर फिर होयसल आते हैं और होयसल राज्य को जीतने का प्रयास करते हैं। उस समय वीर बल्लाल तृतीय, उस समय पांड्य राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य में आपस में संघर्ष हो रहा था सत्ता के लिए, तो अपनी सेना लेके वो पांड्य राज्य गया था। लेकिन जब उसको ये सूचना मिलती है कि मलिक काफूर या अलाउद्दीन हमारे राज्य पे आक्रमण करने वाला है, तो अपनी सेना लेके वो वापस जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी राजधानी द्वार समुद्र को बचा नहीं पाता है और मलिक काफूर इस पे कब्जा कर लेता है। लेकिन वही मोक्षानुग्रह की नीति कि पहले अधिकार करो और फिर प्रेम दिखा के, मित्रता दिखा के उनके सारे राजकोष को ले लो। वीर बल्लाल तृतीय और रामचंद्र देव, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के शासक या कौन कौन से राजा दिल्ली में आतिथ्य स्वीकार किए थे, जिसमें से रामचंद्र देव थे और होयसल राज्य का वीर बल्लाल तृतीय, ये भी दिल्ली जाते हैं और इनका भी वैसे ही सम्मान किया जाता है और करके फिर इनको इनका राज्य वापस कर दिया जाता है और इनसे जो भी इनके कोष थे वो सारे ले लिए जाते हैं और ये लोग उसका अधीनता स्वीकार करके और प्रतिवर्ष कुछ कर देने का वादा करते हैं। होयसल राज्य वीर बल्लाल तृतीय से मित्रता का एक कारण ये भी था कि अलाउद्दीन केवल रामचंद्र देव की मित्रता पर निर्भर नहीं रहना चाहता था और उसने अपने 2 मित्र बनाए। उसके बाद 1311 में पांड्य राज्यों पे आक्रमण होता है, जहां सुंदर पांड्य ने, इसको सुंदर पांड्य आमंत्रित किया। सुंदर पांड्य अपने पिता की हत्या करके और सत्ता में आना चाहता है
और वीर पांड्य उसका विरोध कर रहा है। तो सुंदर पांड्य अभी मलिक काफूर द्वार समुद्र में ही थे, तो इसने मदद मांग ली। अच्छा, ये तो अलाउद्दीन के लिए या फिर मलिक काफूर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि आइए हमारे राज्य में भी आप लूटपाट करिए, हमारे राज्य को भी लूटिए। सुंदर पांड्य ने उनका आमंत्रित किया। अब इसके एक बहाना मिल गया और मलिक काफूर पांड्य राज्य पे आक्रमण कर देता है बीरबल के साथ, और वो मदुरई जो आगे राजधानी थी मदुरई पे कब्जा करता है और यहाँ से, और फिर वो रामेश्वरम तक आता है। रामेश्वरम को भी यहाँ एक लिंग महादेव मंदिर था, उसको लूटता है। कहा जाता है कि दक्षिण भारतीय सारे राज्यों में से सर्वाधिक धन वो पांड्य राज्य से प्राप्त करता है। सबसे समृद्ध था और तो सबसे अधिक धन के उद्देश्य से सबसे सफल अभियान पांड्य राज्य का अभियान माना जाता है। और यहाँ से बहुत सारे हाथी और हीरे जवाहरात मोती को लेके और दिल्ली जाता है। अच्छा, 1312 में देवगिरी का द्वितीय अभियान होता है। अब मैंने कहा कि ये सारे राज्य अलाउद्दीन की करद राज्य हो गए, वो एक तरह से विजित राज्य हो गए, लेकिन फिर उनको उनका राज्य वापस कर दिया गया था। राजा कौन सिंह देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पुत्र थे शंकर देव जी को सिंघन देव भी कहते हैं। बात 1312 में रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र सिंघन देव ये अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं करता, उसको मना कर देता है कर देने से। तो 1312 में दोबारा मलिक काफूर देवगिरी पे आक्रमण करता है और देवगिरी पे आक्रमण करके शंकर देव युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। और इन्हीं के एक वंश के हरपाल देव को शासक बना के मलिक काफूर दोबारा दिल्ली वापस चला जाता है। उद्देश्य क्या था? अगर हम पूरा प्रश्न को समराइज करें तो हम देखेंगे कि दक्षिण भारतीय राज्यों के विजय करने के उद्देश्य क्या थे, मूल उद्देश्य क्या थे अलाउद्दीन के। तो वास्तव में दक्षिण के राज्यों के कोष पर अधिकार करना एक मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि अगर वो सीधे अपने नियंत्रण में लेता तो कहीं कहीं उसको प्रशासन पे खर्च करना पड़ता, जो कि बाद के शासकों ने ये गलतियां की। आप देखेंगे कि मुबारक शाह खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये गलतियां की। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी शासक था, वो ये भली भांति जानता था कि उत्तर में रह के वो दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि 6 महीने उस दुर्गम रास्ते पे तो आने में लग जाता है और 6 महीने जाने में। अगर कभी विद्रोह होता है तो उसकी सूचना साल भर में वहां पहुंचेगी दिल्ली, और वहां से जब तक मदद आएगी तब तक ये राजा अस्थायी हो चुका होगा। मोहम्मद बिन तुगलक, आप इस बात के शासकों ने, आपने मोहम्मद तुगलक ने ये गलती की कि वो अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया और ये सोचा कि बीचों बीच में है दौलताबाद, तो यहां से हम उत्तर भारत को भी देख लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, और दक्षिण भारत को भी नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन बाद में उसकी ये योजना फेल हो गई, क्योंकि अगर उत्तर भारत से दक्षिण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो दक्षिण भारत में रह के उत्तर को भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उस समय परिवहन के साधन बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे क्या मतलब, आज की तरह तो गाड़ी थी नहीं, उस समय तो घोड़े से चलना होता था और पूरे लाव लश्कर के साथ चलना पड़ता था, चूंकि किसी किले को जीतने के लिए डेरा ही डालना पड़ता था, 6-6 महीने 8-8 महीने चलता था। अच्छा, दूसरा उद्देश्य क्या था कि पराजित करके उनको सम्मानित करता था। इसके पीछे बहुत बड़ी उसकी फिलॉसफी थी कि उनको मित्र बनाना और हमेशा राजस्व प्राप्त करते रहना, उनके प्रशासन में पैसा भी न खर्च करना पड़े और हर महीने कुछ न कुछ उनको आमदनी होती रहे। आप देखेंगे कि यह नीति प्राचीन काल में समुद्रगुप्त अपनाता है। समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाता है, पहले जीतो और फिर उनको अनुग्रह करते हुए उनके राज्य को वापस कर दो, क्योंकि वो केवल और केवल हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। अच्छा, इसके बाद आप मुगल काल में अकबर को देखेंगे, वो भी राज्यों को विजित करता है और पुनः उनको अधीनता स्वीकार करा के अपना मित्र बना के और उनके राज्य को वापस भी कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी
इन सारे शासकों का मिश्रण था। और आप देखेंगे किस तरह से बड़ी बुद्धिमानी से उसने दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतता भी गया, उनके कोष भी प्राप्त करता गया और सबको मित्र भी बनाता गया। अच्छा, दक्षिण भारतीय राज्यों की जीतने का प्रभाव क्या पड़ा? अमीर, उलेमा, सूफी और व्यापारियों के आवागमन से साझा संस्कृत का विकास हुआ। आप देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण अब आवागमन बढ़ गया, व्यापारियों का, उलेमाओं का, सूफी संतों का, जिससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो सामाजिक संस्कृति थी वो विकसित हुई। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ कि दक्षिण भारतीय मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बन गया। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद 1314वीं शताब्दी में ही 1350 के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रश्न समाप्त होता है। आगे अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था, उसके प्रशासनिक सुधार, उसके बाजार व्यवस्था हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।